लेकिन दिल्ली ऐसी जगह है, और इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे दो गुणा भाग करने वालों को भेजा है कि सबका गुणा फेल हो गया है। इसलिए ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी खुले में तारीफ करनी चाहिए, और तारीफ करने में भारत के लोग बड़ी कोताही करते हैं। यह पहला ऐतिहासिक मौका है कि जो हम सोचते थे, जो हमें लगता था कि यह असंभव है, हो ही नहीं सकता, वो सब ऐसे हो गया है कि हम बार बार कहते हैं क्या 370 हट गई है, क्या 35 पे हट गया है, क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट को रातों रात ज्ञान प्राप्त हो गया है कि उसने राम मंदिर पे एक तरफा फैसला दे दिया है। मैं इस बात को दूसरे तरीके से कहता हूं, संतों के माध्यम से और कई हजारों लोग इस वक्त भी देश के अलग अलग कोनों में कुछ न कुछ बात कर रहे हैं। अगर सत्ताएं आपकी नहीं सुनती तो समाज को जागृत कर दीजिए और ईमानदारी से जागृत करिए, और समाज जब जागृत होता है तो 2014 भी पैदा होता है और 2019 भी पैदा होता है। जिन लोगों को लगता था कि 2014 किसी से गुस्से के कारण पैदा हो गया है, उन्हें आपने गलत साबित करके कहा नहीं, गुस्से से नहीं पैदा हुआ था, हमने जानबूझकर पैदा किया था, इसलिए फिर 2019 पैदा किया आपने। पहली बार सरकार को दिल्ली में इस बात का एहसास है कि इस समाज ने उनको सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा है। सड़कें बहुत बन रही थी, बहुत रेवड़ियां बांटी जा रही थी, उनको इस बात का एहसास है कि इस बार सत्ता पे बैठ करके देश नहीं चलाना है। देश तो चल रहा था, लूड़ा लंगड़ा जैसा था चल रहा था, लेकिन 70 सालों में पहली बार देश को एहसास कराया है कि राष्ट्र चल रहा है, और राष्ट्र में और देश में फर्क है। यह फर्क बिल्कुल वैसा ही है जिसका जिक्र अभी पंडित जी ने किया कि हमने देश चलाने और सत्ता पर बैठने के लिए ऐसे झूठे नारे गढ़े, शब्दों का गलत प्रयोग किया, और इत्तेफाक से आप भोले वाले लोग हैं, आपने उन नारों को और शब्दों को, उस नैरेटिव को एज इट इज ले लिया। झूठ लगातार बोला गया, सारे धर्म बराबर हैं, यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। उसको आगे बढ़ाया गंगा जमुना तहजीब, फिर आगे बढ़ाया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ऐसा लग रहा है कोई शेर व शायरी हो रही है। इस देश की मेजॉरिटी को हमारे अपने लोगों ने, और जो दूसरे लोग थे वो उनको सूट करता था वो नैरेटिव, इसलिए आपको नहीं बताया गया कि अगर दुनिया में, जिसका जिक्र स्वामी जी ने कहा, इससे मुझे लगता है कि जो बात मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं उसकी तस्दीक की है पंडित जी ने आज। इस सृष्टि के बनने से लेकर के ये जब तक सृष्टि है, ये कायनात है, ये यूनिवर्स है, जब तक रहेगा तब तक एक ही धर्म था, वो ही रहेगा, और उस धर्म का नाम है सनातन। हम जब ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो धर्म तो एक है, बाकी सारे मजहब हैं। हमने हिंदी में अंग्रेजी में गलत ट्रांसलेशन किया और अपने समाज को भ्रमित कर दिया। रिलीजन का ट्रांसलेशन उर्दू में मजहब है तो हिंदी में धर्म नहीं है, हिंदी में उसे पंथ कहते हैं। लिहाजा सनातन की परंपरा में हमने बौने बौने मजहबों को साथ खड़ा कर दिया।
और फिर तुलनात्मक अध्ययन करने लगे कि मंदिर भगवान का घर है और मस्जिद अल्लाह का घर है, जबकि मस्जिद के मानने वालों की किताब में, उस कुरान मजीद में यह इस बात का जिक्र नहीं है कि मस्जिद जो है कोई होली शराइन है, कोई पवित्र जगह है। मस्जिद एक नमाज पढ़ने की जगह है, जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने की जगह होती है। रेस्टोरेंट को तोड़ करके दूसरी जगह बनाया जा सकता है, मस्जिद को तोड़ के दूसरी जगह बनाया जा सकता है, लेकिन हमने मंदिर की पवित्रता को उस मस्जिद के साथ बराबर कर दिया, क्योंकि यह हमको पॉलिटिकली सूट करता है, भले ही वो गलत हो। हर नस्ल, हमारे नस्लों के बच्चों को यह बता दिया, हम उसी में लगे हुए हैं। और आज की जनरेशन को भटकाने के लिए बहुत कोशिश हो रही है। एक पूरा युद्ध छड़ा हुआ है, उसमें आस पड़ोस के मुल्क भी शामिल हैं, 30-35 करोड़ लोग शामिल हैं, कुछ अति उत्साही एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट शामिल हैं, कुछ हिंदू उदारवादी शामिल हैं, कुछ लिबरल शामिल हैं। उनसे अगर पूछे तो ना उन्हें अपने लिबरल होने का पता है, ना उदारवादी होने का पता है, ना वामपंथी होने का पता है, लेकिन कुछ लोगों का एजेंडा इतना क्लियर है कि उस एजेंडे में आप फंस गए। इस देश में पिछले 70 सालों में जो सबसे बड़ी चीज थी, जिसका एहसास इस देश के शायद 1% नागरिकों को नहीं था, और हम शायद कॉन्शियसली उसको सोचना नहीं चाहते थे। हमको लगता था ये इतना असंभव है कि इसको सोचे ही नहीं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे इस बात का सुख भी है, संतोष भी है कि जहां मैं पैदा हुआ वहां से लेकर के आज तक के सफर में जो जो उस वक्त सोचता था वो बिल्कुल सत्य हुआ। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, आपने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि हमारा समाज धीरे धीरे सेल्फ सेंटर्ड होता चला गया है। आसाम में कुछ हो रहा है तो हमारा क्या फर्क पड़ता है, गुजरात तो ठीक है, यूपी तो ठीक है, दिल्ली में ठीक है, यहां क्या फर्क पड़ता है। जब यहां होगा तब हम उस पर कुछ रिएक्ट करेंगे। कश्मीर में क्या हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रहते गुजरात में हैं, दिल्ली में हैं, अलीगढ़ में हैं, रामपुर हैं, लेकिन फलस्तीन में क्या हो रहा है इसकी चिंता है उनको, अजरबैजान में क्या हो रहा है उसकी चिंता है उनको। लिहाजा कश्मीर के अंदर आजाद भारत में, जिसे आपने आजाद कराया, और आप तो धन्य हैं कि आपने 47 से पहले भी किसी को भेजा था आजाद कराने के लिए। अब उन्होंने आजाद कराया नहीं कराया यह अलग बात है, लेकिन मानते हम सब यही है कि उन्होंने आजाद कराया। और देश को पता चला 1947 में कि हमारे एक पिताजी भी हैं, लेकिन पिताजी के सारे कारनामे जो कुछ उन्होंने राजनीति किए उस पर चर्चा होनी चाहिए। सही थे, गलत थे, कैसे थे। अब जब चर्चा होती है तो सरकारें बैन लगा देती हैं कि साहब राजस्थान में इन्हें मत बुलाइए, यहां पर जो है तनाव पैदा हो जाएगा। लेकिन मैं 2 दिन पहले राजस्थान में था और इसी भाषा में बोल के आया हूं कि कोई समाज गलती करे, कोई परिवार अगर गलती करे और उसे गलती का एहसास हो जाए और उस एहसास को सुधार ले, न उससे बड़ा परिवार होता है, न समाज होता है। और ये खुले मन से मैं इसलिए कहता हूं, न मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध है, न किसी विचारधारा से कोई संबंध है, न मैं किसी के फेवर में हूं, न किसी के खिलाफ हूं। मेरे अगर केंद्र में कोई है तो सिर्फ राष्ट्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे खुशी है कि इस देश के गुजरातियों ने जो 1947 में एक गुजराती को भेजा था, उसका प्रायश्चित आपने 2-2 गुजराती भेज के किया है। आजाद भारत में, रिपब्लिक भारत में, डेमोक्रेटिक भारत के अंदर हमारी इग्नोरेंस ने क्या किया कि जब पूरे देश की रियासतें मिल गईं तो एक खास जगह थी जहां सूरत में तो आप उनसे काफी आपका 2-4 आमना सामना हुआ है। सिर्फ एक राज्य था जहां उनकी परसेंटेज पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी। जिन शर्तों पे भारत बटा, मजहब के नाम पे बटा,
टू नेशन थ्योरी के नाम पे बटा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बटा, उसके बावजूद भी जो भारत आपके पास रह गया था, उसमें भी एक राज्य में आपने ऐसी शर्तें मानी कि भारत का संविधान नहीं लागू होगा, भारत की पार्लियामेंट लागू नहीं होगी, क्योंकि वहां मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। और जब इससे भी दिल नहीं भरा तो 1954 में आपने नाजायज तरीके से भारत के संविधान के अंदर एक धारा को इंसर्ट किया, राष्ट्रपति से एक आदेश दिलवाया और उस आदेश को आपने धारा बना दिया। हमने किसी ने इस पर चर्चा नहीं की पिछले 40-50 सालों में कि यह धारा क्या है, क्यों है, कैसे आई। वैसे हम हजारों सवाल पूछते हैं, लेकिन देश को हमने यह मान लिया था कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग आएंगे, वही काम करेंगे, वो जैसा काला सफेद कर जाएंगे, हम सिर्फ उसको जिएंगे, बाकी हमारा कोई काम नहीं है। पिछले 70 सालों में भारत की धरती के ऊपर पाकिस्तान बनने के बाद, इस देश का एक बहुत बड़ा भूभाग देने के बाद 21 लाख लोगों की लाशों के ऊपर यह देश बना। लेकिन हमने क्या किया कि जब हमारा संविधान बना तो हमने इसी धरती के ऊपर जो हमारे पास थी, क्योंकि वहां मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, हमने इस देश के संविधान को वहां लागू ही नहीं किया और यह शर्त मानी कि यह आपका संविधान यहां इतना लागू नहीं होगा, आपकी पार्लियामेंट को इस जगह पे कानून बनाने का अधिकार नहीं है। हमने वो भी माना और 1954 में हमने नाजायज तरीके से, जो उस वक्त सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोग थे, उनकी क्या मजबूरियां थी मैं नहीं जानता, आज उनके बारे में चर्चा हो रही है, पूरा देश जान रहा है। उन्होंने किस मजबूरी के चलते 14 मई 1954 को भारत के संविधान में एक जघन्य अपराध किया और पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य था जम्मू कश्मीर, वहां की सरकार को इस 35A के माध्यम से इस बात की ताकत दी कि भारत में कोई भी, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग से लेनी होगी अगर वो जम्मू कश्मीर में आएगा, और इस नागरिकता का अधिकार देने का काम सरकार करेगी। इसका रेफरेंस मैं इसलिए आपके सामने बताना चाहता हूं कि अभी चंद 15 या 20-25 दिन पहले जो डिबेट इस देश में हुई और उसके बाद सड़कों के ऊपर जो आग लगाई जा रही है, उसका रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं कि 1954 में जो अधिकार जम्मू कश्मीर को दे दिया गया कि जो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं होगा उसकी नागरिकता अलग होगी, उनका संविधान अलग था, उनकी विधानसभा की तिथि 6 साल की थी, वहां भारत सरकार की कोर्ट लागू नहीं होती थी, संविधान लागू नहीं होता था, संसद लागू नहीं होती थी, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं था, राइट टू एजुकेशन वहां नहीं था, मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस एक्ट बना, वो भी लागू नहीं था। और कमाल के लोग हैं, भारत के मुसलमान और भारत के हिंदू को जम्मू कश्मीर अगर जाएंगे तो वहां की जो जिहादी सरकारें थी, चाहे वो शेख अब्दुल्ला की हो, फारूक अब्दुल्ला की हो, उमर अब्दुल्ला की हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद की हो या उसकी बेटी, उनसे आपको सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलेगा आप जम्मू कश्मीर में न नौकरी कर सकते हैं, न रह सकते हैं, न जमीन खरीद सकते हैं। और इसी भारत के संविधान की एक धारा है, 360 है या 368 है, वो ये कहती है कि जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत के किसी कोने में भी जाके बस सकता है, नौकरी कर सकता है, कारोबार कर सकता है। अपनी उसी धारा का उल्लंघन करते हुए आर्टिकल 35A को दिया गया। हमारे यहां बड़ी छोटी छोटी बात पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े नाम शामिल हैं, छोटी छोटी बातों पर चर्चा होती है, छोटी छोटी बातों पर देश को तोड़ने की बात होती है। इस देश को कोई हिटलर से उसकी तुलना कर रहा है, कोई मसोल्ली से तुलना कर रहा है, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा भाई कि आप बताएं कि इतना सब कुछ लेने के बावजूद भी इसका कोई हिसाब देगा कि नहीं देगा। तो जम्मू कश्मीर में अभी जब बहस चल रही थी तो ये 2 बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सब ने देखा होगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बिल था, वो कानून बना, उसकी निटी-गिटी पे नहीं जाना चाहता। मैं आपको शुद्ध रूप से यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 70 सालों में भारत के अंदर एक इनविजिबल, जो न दिखने वाली आदर्श
सत्ता को स्थापित किया गया। और यह पैरेलल सत्ता आपकी जो संवैधानिक सत्ता थी उससे भी ताकतवर थी। इसलिए जब जब इस देश में सरकारें आई और उन चीजों को छूने की कोशिश की गई जो संविधान में थी, जिस संविधान को आरएसएस और बीजेपी ने नहीं बनाया, जो संविधान में थी, जब भी उसको छूने की बात की गई तो यह बताया गया कि इनको नहीं छूना है, ये संविधान में है लेकिन इनको टच नहीं करना है। उस आदर्श सत्ता ने पिछले 70 सालों में इतनी ताकत पाली थी कि वो आपके संविधान को नहीं मानने को तैयार हैं, वो आपकी संसद को मानने को तैयार नहीं है, वो आपकी फौज को मानने को तैयार नहीं है। और आप दिन सुबह से लेकर शाम तक संविधान, कानून, संसद की दुहाई देते हैं, लेकिन जिन मुद्दों को आपको उठाना चाहिए था इस देश ने 70 सालों से उन मुद्दों को नहीं उठाया। इसलिए जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक ऐसी चीजें की गई जो असंवैधानिक थी, इमोरल थी, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक थी। और यह मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलता है, लेकिन हमारे यहां इस पे कभी चर्चा नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में 1957 की यह घटना बार बार मैं याद दिलाता हूं। आप चाहें तो इस घटना का जिक्र जरूर कीजिएगा कि आजकल बड़ी प्रॉब्लम यह हो रही है कि हमें हर बात को बताने के लिए जाना पड़ रहा है। 1957 में जम्मू कश्मीर में स्वीपर्स की स्ट्राइक हुई। हो सकता है आपको लगे स्वीपर की स्ट्राइक कोई बड़ी बात, लेकिन यह बहुत बड़ी घटना है। मानव इतिहास में इससे बड़ी घटना हुई नहीं कभी आज तक। लेकिन उस बात को दिल्ली से तक पहुंचने और दिल्ली के बाद पूरे देश में पहुंचने में 3 साल लग गए मुझे और मेरे 2 साथियों को। 57 में सिर्फ एक स्ट्राइक हुई जम्मू कश्मीर में। उस स्ट्राइक के कारण जम्मू कश्मीर में महामारी फैल गई, क्योंकि स्वीपर्स ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उनका संविधान लागू हो गया, संविधान से उनको ताकत मिल गई। तो शेख साहब की गंदगी उठाने के लिए किसी मुसलमान ने काम नहीं किया। और उस वक्त जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब। उन्होंने अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर भेजा। यह सब कुछ मिनट्स में है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूं आपको। और कहा कि हिंदुओं में एक कम्युनिटी होती है जो गंदगी साफ करने का काम करती है। तो गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर से 200 वाल्मीकि लोगों को लेकर आया गया और कहा गया कि ये हमारी गंदगी आप साफ करें, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको नागरिकता भी देंगे। तो नागरिकता तो उनको दी नहीं, और नागरिकता देने न देने के पीछे जो उनकी मंशा थी कि जो कानून 1954 में पारित हो रहा है, जम्मू कश्मीर ने अपने संविधान जो 57 में बना उसमें कहा कि हम इसके लागू होने की डेट 1944 रखेंगे। यह पूछा नहीं किसी ने कि 1944 में तो देश आजाद नहीं है, आप इसके लागू होने की डेट 1944 कैसे रख सकते हैं। लेकिन उसके पीछे की मानसिकता अगर उस वक्त के लीडरान ने समझी होती तो आज हिंदुस्तान को, अपने हजारों करोड़ों बच्चों को जम्मू कश्मीर में जिहादियों के हाथों नहीं मरना होता। 1944 की डेट सिर्फ इसलिए रखी गई कि पाकिस्तान के अंदर जब मारकाट शुरू हुई तो 1944 से लेकर 1957 तक जो 5600 परिवार भारत आए थे उसमें 110% गोरखा थे, हिंदू थे, सिख थे, जैन थे, बौद्ध थे। वो 5600 परिवार हिंदू थे। लिहाजा आपने उसकी डेट रखी कट ऑफ कि हम 1944 से पहले जो आए हैं उनको नागरिकता देंगे, 1944 के बाद आने वालों को नहीं देंगे। उनकी गिनती 7.5 लाख है आज की डेट में। वो जम्मू कश्मीर में रह रहे सड़कों के किनारे। लाबाराव गांधी उसके अध्यक्ष हैं। पिछले 10 साल से हम उनसे संपर्क में हैं। राज्य सरकार ने उनको अपना नागरिक नहीं माना। 70 सालों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पंडित जी वो वोट नहीं दे सकते। उन्होंने वोट नहीं दिया 70 साल से। वो राज्य में चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, राज की नौकरी नहीं कर सकते, जमीन खरीद करके कोई कारोबार नहीं कर सकते। इस पूरे देश ने कभी उन 7.5 लाख लोगों की चिंता नहीं की। और जो समाज अपने लोगों की चिंता नहीं करता है वो बड़े दौर से गुजरता है।
उसी 57 की इस घटना का जिक्र बार बार इसलिए करता हूं मैं, सरकार की चेतना जग गई, सरकार को जो करना था कर दिया, लेकिन इस घटना का जिक्र इसलिए जरूरी है कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनसे सवाल पूछिएगा। 57 में वो लोग आए, आपने उनको नागरिकता नहीं दी, लेकिन आपकी नफरत का आलम देखिए कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान था, उस संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया, उस पर कभी वहां की पार्लियामेंट असेंबली में कभी चर्चा नहीं हुई। और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या कहा गया? यह कहा गया कि ये 200 लोग हैं, ये यहां रह सकते हैं, पढ़ें लिखें, किसी कोर्स में करें, कोई मनाही नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसा था जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और जो बड़ी मानवता की बात करते हैं, जो बड़ी इंसानियत की बात करते हैं, जो किताब को दिन भर सर पे उठाए रहते हैं, कम से कम अगर उसको भी पढ़ लिया होता, अगर उसकी भी 2-3 लाइनें होती तो दुनिया में इतना बड़ा गुनाह नहीं होता। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया कि ये 200 लोग यहां रहें, नागरिकता हम नहीं दे सकते, लेकिन ये इंजीनियरिंग का कोर्स करें, एमबीए का कोर्स करें, डॉक्टर बने, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य सिर्फ इन्हें भंगी की नौकरी देगा, कोई दूसरी नौकरी नहीं देगा।